उम्र क्या जा रही होगी आप देख करके बता सकते हो। मैंने 20 साल से पढ़ाना स्टार्ट करा 11th-12th को। जब मैंने इसके पहले 20 साल के पहले मैंने नीट का प्रिपरेशन करा था। लास्ट समय मैंने 578 या 572 नंबर लाया था। वीडियोस मेरे को मिल रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि एक साल और ड्रॉप करके है ना मैं नीट का कोई कॉलेज ही ले लूँ। लेकिन घर की हालात ऐसी थी, घर की सिचुएशन ऐसा था, घर वाले कभी मना नहीं करे कि तुम मत पढ़ो, लेकिन घर की हालात को देख करके कोई भी इंसान समझदार लड़का जो है वो यही चाहेगा ना कि क्यों ना सेल्फ स्टडी ही करके मैं खुद से पढ़ूँ और माँ बाप को थोड़ा सा कम बोलूँ। सेम हालात मेरे साथ भी हुआ। हमने क्या सोचा भाई कि है ना सेल्फ स्टडी करूँगा और कुछ पढ़ाऊँ, ट्यूशन है ना, और नेक्स्ट अटैम्प्ट दूँ। हुआ कुछ ऐसा मामला कि पढ़ाना स्टार्ट करा और पढ़ाते पढ़ाते इतने बच्चों से प्यार हो गया कि मेरा ड्रीम अपना रास्ता जो था कुछ और बना करके कुछ और, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ आ गया। बच्चों के साथ पिछले 6 साल 7 साल में इतने सारे बच्चों को मैंने निकाल दिया। इतने सारे बच्चे जेई के थ्रू, बहुत सारे बच्चे बीटेक कर रहे, बहुत सारे बच्चे MBBS कॉलेज में है ना, मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। तो बस अपना कैरियर बनता तो क्या होता, अपने लिए होता, अपने माँ बाप के लिए होता। लेकिन आप इमेजिन करो पिछले 6 और साल में ना जाने कितने सारे बच्चों को अच्छा जगह पे पहुँचाया, उसके फैमिली उसके सोसाइटी के लिए अच्छा करा। इसके बावजूद भी जब बच्चों का ताना सुनने को मिलता है ना, तो भाई छोड़ो, मायूस नहीं, इमोशन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया बच्चों, मैं भी बढ़िया हूँ। बच्चों आज अपन फिज़िक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर के आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा है, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। बच्चों बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था कि एक फ़िज़िक्स का भी चैप्टर को अपलोड कर दे, तो ये मेरे को सबसे अच्छा चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चाहे वो जेई के बच्चे हो, चाहे वो नीट के बच्चे हो, या फिर आप बोर्ड के बच्चे हो, तो इस चैप्टर से बहुत अच्छे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे सवाल आते हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल बनाता है। इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना ये चैप्टर आपके सामने मैं रखूं। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने पिछले लेक्चर्स के सारे वीडियो में आपने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, इस वीडियो में भी आप दोगे श्योर। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को, है ना। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में मैं चर्चा कर रहा हूँ एक एक करके, है ना। और मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके श्योर। चलो बच्चा पार्टी, ये चैप्टर का नाम है फिजिक्स में एटम में न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई है, लेकिन ये इस चैप्टर में हमने न्यूक्लियाई को कवर नहीं करा, इसी वजह से चैप्टर में सिर्फ हमने एटम्स लिखा। हम एटम से रिलेटेड बात करने वाले श्योर, या फिर इसी को केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। तो वही मैंने ये चैप्टर फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में, 11th क्लास का केमिस्ट्री में, तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा श्योर। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर एटम्स, वन शॉर्ट वीडियो है, काम का चीज़ है, आप सिर्फ इसको देख लो, आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा भैया श्योर। चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते भाई ये एटम से रिलेटेड, ठीक। तो एटम से रिलेटेड अगर अपन बात करोगे तो सबको पता है कि एटम क्या होता है ना। कितने सारे लोगों ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने आकर के एटम से रिलेटेड कंसेप्ट को दिया, है ना। तो अपन क्लासरूम के अंदर डिटेल स्टडी तो करते ही एटम को लेकर के, लेकिन आज अपन क्या करने वाले हैं, अपन बोर्ड को कवर कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल डिफिनेशन या कंसेप्ट जो दे रखा था एटम से रिलेटेड, वो कोई और नहीं थे, उनका नाम था भैया कौन, डाल्टन, है ना, डाल्टन। इसके पहले बहुत लोगों ने दे रखा था, है ना, लेकिन क्या कहते हैं ना, उसमें बहुत सारी, है ना, बस कह करके एक्सप्लेनेशन डिटेल बताने का काम नहीं करा। डाल्टन ने था कि इसको एक बढ़िया अच्छा रूप से सजाया था एटम्स को, कि एटम क्या होता है भैया। तो एटम अगर डाल्टन के हिसाब से पढ़े तो कह रहा है कि मैटर इज मेड अप एटम्स विच आर इनविजिबल, है ना। कह रहा है कि एटम जो होता है, कोई भी मैटर को ले लो तो मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिल करके बना होता है। कोई भी मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर आप ले लो, सब एटम से ही मिल करके बने होते हैं, जो कि इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, अपने को पता नहीं चलता है एटम के बारे में, है ना।
इनविजिबल होता है। दैट वर्ड ये कह रहा है कि एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, विच मीन्स होता है नो कट, है ना, जिसको अपन काटा नहीं जा सकता। एटम को इसको अपन एक इजी वे में कहते हैं इनडिविजिबल कह सकते हैं अपन। ये तो इनविजिबल होता ही है और साथ में ये इनडिविजिबल भी होता है, इसको काटा नहीं जा सकता। और कोई भी चीज़ों को कब काटा नहीं जा सकता है, जब वो सबसे छोटा होगा, जब से सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इट मीन्स ये साहब जी कह रहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है ना। ये एटम के बारे में जो इन्होंने कह रखा, तो ये कह रखा है कि ये एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है भैया। इतना स्मॉलेस्ट होता है जो कि अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको काटा नहीं जा सकता है ना। जे थॉमसन प्रपोज अ स्ट्रक्चर एटम विच वाज, है ना, मॉडिफाइड रदरफोर्ड एंड लेटर बाय नील्स बोर। और ये जो बताने का काम करा था, है ना, जे थॉमसन, फिर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाइड करा रदरफोर्ड, और उसके बाद नील्स बोर ने। अपन आगे चर्चा करने वाले के करके सिंपली। तो ये डाल्टन साहब ने सिर्फ एक ही बात कहा था कि एटम कहा था, तो बहुत सारा बात है, ऐसा नहीं कि एक ही बात, लेकिन मेन जो की पॉइंट था डाल्टन साहब का, वो कहा था कि स्मॉलेस्ट बहुत पार्टिकल होता है, बहुत सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कोई भी मैटर का, जो कि इनविजिबल होता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। श्योर, अपन ये ज़्यादा कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, इसी वजह से अपन इसका ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करते। इसके जस्ट बाद अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। श्योर, चलो भैया अपन आते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो सबसे पहला जो बढ़िया जो कंसेप्ट दे रखा था स्ट्रक्चर को लेकर के, सबसे पहली बार उन्होंने कौन था भैया? थॉमसन साहब थे, थॉमसन, है ना। अच्छा, एटम के बारे में तो ये डाल्टन साहब ने क्या दिया था, एटम के बारे में डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यही ना, स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन बाद में पता चला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होता है। एटम खुद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, जिसको प्रोटॉन कहते हैं भैया, है ना, न्यूट्रॉन कहते हैं भैया। तो बाद में पता चला था कि ये डाल्टन साहब जो कंसेप्ट दे के रखा था कि एटम सबसे छोटा होता है, वो गलत साबित हुआ। और बाद में लोगों ने एक से एक एक्सपेरिमेंट करके खोज करा कि भाई ये एटम सबसे छोटा नहीं होता है, एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन होते। और एक एक लोगों ने इसका खोज किया, एक्सपेरिमेंट के साथ खोज किया। अब बात आ गया भैया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन एटम से भी छोटा है, तो आखिर एटम के अंदर वो कहाँ रहता होगा, कैसे रहता होगा? तो इसी चीज़ को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर बताने का काम जो सबसे पहली बार कर रखा था वो थॉमसन साहब ने कर रखा था। क्या कहा था कि एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली। अच्छा, ये अच्छा कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुछ ज़्यादा इससे एग्जाम में सवाल नहीं आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं भैया। कह रहा है एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ रेड। कह रहा है भाई कि जितना भी एटम होता है, कोई भी एटम हो, जो भी मैटर के एटम होते हैं, वो सब जो है उसके पास यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहला तो वो उन्होंने ये बताया था कि एटम जो होते हैं, ये इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है भैया, स्फेरिकल। आप देख पा रहे हैं एटम को यहाँ पे, है ना। इन्होंने थॉमसन मॉडल में अपने हिसाब से ये एटम देखो स्फेरिकल नेचर का बना रखा था, ये स्फेरिकल नेचर का। और कह रखा था कि स्फेरिकल नेचर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला होता है एक समान, पूरे एटम में। अगर ये भाई आपके सामने एटम रहा तो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है भैया। ये थॉमसन साहब ने कहा रखा था। फिर क्या कहा था कि रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to 10 के पावर माइनस, ये इसको छोड़ो, है ना, कोई बड़ा बात नहीं है, आप आगे अपन बात कर लेंगे। कह रहा है इन विच इंटायर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड रेंडमली। और कह रखा था ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इस पॉजिटिव चार्ज में जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है, आप देख पा रहे नेगेटिव चार्ज भैया, आप देख पा रहे यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ 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 नेगेटिव चार्ज जो है इम्बेडेड है रेंडमली, कहीं 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 रेंडम वे में जो है भैया वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्बेडेड है, धंसा हुआ है ना। श्योर। इन्होंने अपना कंसेप्ट जो है कह रखा था पूरे एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये एटम जाकर के न्यूट्रल होगा भैया। फिर ये क्या कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, ये इसको अपने कौन नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको इन्होंने अपने कंसेप्ट में किससे कंपेयर करा था, वाटरमेलन से कंपेयर करा था। वाटरमेलन कैसे करा था, आप अगर एक वाटरमेलन आपके सामने मैं रखूं, आप अगर वाटरमेलन को देख रहे पा रहे, अब वाटरमेलन का मतलब तरबूज है ना, अब तरबूज है ना। इन्होंने अपना एटम को तरबूज से कोरिलेट किया था। कैसे किया था, आप मेरी बातों को समझो, आपको समझ में आ जाएगा भैया। ये अगर ये एटम स्फेरिकली नेचर है तो आप देख पा रहे होंगे ये भी जो है तरबूज जो है ये स्फेरिकल है ना। इन्होंने कहा था कि पूरे तरबूज में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वैसे ही तरबूज में ये रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का पार्ट है। यस सर, ये जो रेड कलर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, वही रेड कलर का पार्ट जो है पूरे तरबूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप तरबूज तो जरूर खाए होंगे भैया, आप तरबूज अगर खाए होंगे तो तरबूज को आपने काटा होगा, तो देखना भाई कि पूरे तरबूज में रेड कलर का पार्ट जिसको अपन खाते एडिबल पार्ट होता है पूरे तरबूज में बिखरा होता है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि वही रेड पार्ट के अंदर कहीं 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 आपको दाना नज़र आता है, अरे सीड्स नज़र आते या नहीं आते हैं। तो जो भी इस तरबूज के अंदर कहीं कहीं जो सीड्स नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं जो सीड्स आपको नज़र आ रहे भैया, आप देख पा रहे यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, तो जो भी सीड आपको रेंडमली नज़र आ रहे हैं, यही सीड को उन्होंने क्या कह दिया था, इलेक्ट्रॉन कह दिया था। क्या कह दिया था भैया, इलेक्ट्रॉन कहा था। सिंपली कहने का मतलब क्या था कि एटम स्फेरिकल नेचर होता है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होते हैं, और वही पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड होता है ना। श्योर। चलो भैया, कुछ इसका थ्योरी का कुछ लिमिटेशन भी था। क्या लिमिटेशन था, अभी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या था। आप अगर देखोगे तो थॉमसन साहब का लिमिटेशन क्या था, आप थॉमसन के कंसेप्ट को याद रखोगे। क्यों? क्योंकि थॉमसन के कंसेप्ट को ही रदरफोर्ड आगे आएंगे और उन्होंने इनका कंसेप्ट को कुछ मात्रा में गलत करके दिखा रखा है ना। कैसे गलत करा अभी हम बता देंगे आपको। श्योर। कुछ अपन देखते हैं कि थॉमसन साहब का कुछ लिमिटेशन है, कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां इनके थ्योरी में। क्या कमियां हैं अपन देख लेते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है कहीं कहीं उसको ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होल्ड करके रखा होता है, कैसे पकड़ करके रखा होता है। इन्होंने इसके बारे में कुछ आइडिया थॉमसन को नहीं था। इन्होंने कह तो दिया था कि वही पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसे उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा है, कैसे उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा है, ये साहब जी को पता नहीं था। कौन साहब जी को? थॉमसन साहब जी को। श्योर। ही फेल टू एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी। इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। एटम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इनसे जब लोगों ने पूछा तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया था भैया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सर बाद में अपन पढ़ेंगे तो पता क्या चला था कि ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में ये थॉमसन साहब को कोई आइडिया नहीं था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता होगा।
इनको कुछ भी आइडिया नहीं था इस न्यूक्लियस के बारे में। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। इन्होंने अभी जस्ट इसके बाद अपन यही रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल पढ़ेंगे, तो इन्होंने उसके मॉडल में स्कैटरिंग अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल के बारे में ये बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। तो कभी कभी सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि जेडर थॉम्सन मॉडल को समझाएं और इसके लिमिटेशन को लिखें, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज रेंडमली कहीं कहीं क्या होता है भाई, इम्बेडेड होता है। ये तो हो गया उसका कंसेप्ट। इनका फिर लिमिटेशन क्या था, इनका लिमिटेशन यही था भैया कि इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन होल्ड करके रखा है ये नहीं बता पाया था, और इन्होंने रदरफोर्ड के अल्फा मॉडल को बता नहीं रखा था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को, और साथ साथ में इनको कुछ न्यूक्लियस का कोई आइडिया नहीं था भैया, है ना। इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल जो इनके थ्योरी को गलत साबित करा था। तो अपन आगे बढ़ते हैं, स्लाइड करते हैं अपन, और रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव ऑन करना चाह रहे भैया। चलो, बहुत बेहतरीन रदरफोर्ड का मॉडल है, आप इसको समझ लोगे आपके काम का चीज़ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैनी टाइम्स ये पूछ रखा है, ये काम का चीज़ है भैया, है ना। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, श्योर समझे। चलो भैया, कह रहा है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल बेसिकली लिया था, अल्फा रे ले रखा था भाई बेसिकली उन्होंने। अब अल्फा किसको कहते हैं भैया, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं। जब कभी भी हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है तो इसी को बेटा अपन अल्फा पार्टिकल कहते हैं, है ना, श्योर। हीलियम 2+ को कह रहा है कि कंटेन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है भाई, तो प्रोटॉन का भी संख्या 2 होगा, और 2 न्यूट्रॉन होता है भैया, है ना, क्योंकि हीलियम का मास 4 होता है, तो 4 में से 2 घट गया, आपको पता होगा। देयरफॉर अल्फा पार्टिकल है 4 यूनिट ऑफ मास, ये हम लोग जान रहे पहले से। इन्होंने क्या करा कि एक अल्फा पार्टिकल को लिया, है ना, और अल्फा पार्टिकल से अल्फा रे निकल रहा था। जैसे यहाँ पे हम सेटअप के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि इन्होंने एक बक्सा रखा, एक बक्सा लिया, और इस बक्सा के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इसलिए रखा क्योंकि इसको अल्फा रे निकालना था भैया, है ना। क्यों, आगे समझ में आ जाएगा, है ना। इन्होंने क्या करा कि जैसे यहाँ पे सोर्स लिया जहाँ से अल्फा रे निकल सकता है, और अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब बीम ऑफ अल्फा रे जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, और जा करके इन्होंने प्रहार करवाया एक गोल्ड का फॉइल पे, इन्होंने प्रहार करवाया एक गोल्ड का फॉइल पे, आप देख पा रहे हैं इसे, है ना। गोल्ड का फॉइल पे इन्होंने जा करके प्रहार करवाया, ये है भैया गोल्ड का पतला सा फॉइल ले रखा था इन्होंने, बहुत पतला सा। रदरफोर्ड को कुछ आइडिया नहीं था, बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा चीज़ का ऑब्जर्वेशन हुआ, और उस ऑब्जर्वेशन से बढ़िया चीज़ को कंक्लूड करा था ये रदरफोर्ड ने। क्या क्या करा था अपन इस टॉपिक के हिसाब से समझ जाते, श्योर। चलो, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले भैया अल्फा सोर्स लिया, उस सोर्स में अल्फा पार्टिकल रखा था जिससे अल्फा रे निकला। अल्फा रे निकला भैया, गया और सामने गोल्ड फॉइल ले रखा था। जैसे ही गोल्ड फॉइल से अल्फा रे टकराया, टकराने के बाद क्या है कि यहाँ से स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो गया भैया, स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो गया भैया। आप अभी स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो गया। स्कैटर्ड का मतलब जैसे ही ये मान के चल गोल्ड फॉइल था और ये अल्फा रे आ रहा था, ये आया और जा करके आने के बाद कुछ इधर रे, 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 मतलब क्या है कि एकदम बिल्कुल स्कैटरिंग, एकदम बिखरना स्टार्ट हो गया, बिखर रहा था, है ना। तो भाई इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसको लग रहा था मेरा एक्सपेरिमेंट में कहीं गलती, आखिर यहाँ कहीं कुछ हो रहा होगा। अच्छा, इसको कैसे पता चल रहा कि अल्फा रे स्कैटरिंग हो रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के रखा था। मीन्स क्या था, जिंक सल्फाइड का ZN स्क्रीन लगा रखा था, ZNS का। अब इसके ऊपर कोई भी रे अगर जा करके टकराता ना तो एकदम क्या कहते हैं उसको, फ्लोरोसेंट पैदा करता,
है ना। जैसे यहाँ टकराया तो यहाँ पे चमक पैदा करता है, यहाँ टकराया 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 चमक पैदा करता। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर वाई इट इज हैपनिंग। इन्होंने क्या करा कि भाई अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, अल्फा रे निकला, सामने गोल्ड फॉल रखा था, जैसे टकराया फैलना स्टार्ट है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपन देखते कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था, है ना, क्या हो रहा था अपन देखते हैं भैया। कैसे, थोड़ा बारीकी से आप समझोगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एकदम काम का चीज़ है। हुआ कुछ ऐसा, आप मेरी बातों को देखो, हुआ कुछ ऐसा, क्या हुआ था यहाँ पे, अगर आप बारीकी से देखोगे भैया तो आप समझ पाओगे मेरी बातों को। ये मान के चल भैया कि आपने एटम ले लिया, गोल्ड विथ एक एटम है ना, गोल्ड विथ एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट का सबसे छोटे पार्टिकल तो एटम होंगे ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, जो अपन बाद में चर्चा है ना, वो कोई बड़ा बात नहीं। मान के चल मैंने एटम लिया भैया, है ना, और इस एटम से मैंने क्या अल्फा रे पास करवाया। जैसे अल्फा रे पास करवाया तो पता क्या चला भैया कि ये अल्फा रे जो था वो पास हो जा रहा था, जब हमने पूरे सेंटर से बहुत दूरी से पास करवाया। फिर से इन्होंने अल्फा रे को लिया, ये अल्फा रे को जैसे ही लिया फिर से ये पास हो गया भैया, एकदम बिना डिफ्लेक्शन हुए फिर से ये पास हो गया भैया, एकदम बिना डिफ्लेक्शन लिए फिर से ये पास हो जा रहा था। सर पास हो जा रहा था एकदम, देखो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से ये पास। सर थोड़ा सा करीब लाया, पता क्या चला कि अब सीधा ना जा करके अब इधर के तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये सीधा ना जा करके कुछ एंगल से अब डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। इसको लगा भैया मेरा एक्सपेरिमेंट में गलती है, चलो और रे अपन पास करवाते। जैसे ही इसे पास करवाया तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसे ना जा करके अब कुछ एंगल से जा करके भैया डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, देख पा रहे थे, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे इन्होंने एक रे नहीं पास करवाए थे, ऐसे ऐसे इन्होंने 20,000 रे को पास करवाया था। अच्छा आप बता सकते कि ये रे जो था, ये रे जो था वो कौन सा रे था, अल्फा रे था। और आप बता सकते हैं अल्फा रे किसको कहते हैं, हीलियम 2 प्लस चार्ज को कहते हैं। और हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस या माइनस प्लस। इट मीन्स क्या है कि अल्फा रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था भैया। ये रदरफोर्ड को पता था कि हमने जो अल्फा रे लिया, इस अल्फा रे को अपन हीलियम 2 प्लस आयन कहते हैं। और इस हीलियम 2 प्लस आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या है कि ये रे जो है, इस रे में पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था। अब हुआ कुछ मसला क्या, जैसे ही उन्होंने पास करवाता गया भैया, और थोड़ा सा पास करवाया करीब, तो पता क्या चला कि जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के और मुड़ गया भैया। जाना चाहिए था सीधा ना जाकर के और बड़ा एंगल से मुड़ गया भैया। मतलब ये पता चला कि मैक्सिमम रे तो सीधा पास हो जा रहा था बिना डिफ्लेक्शन, क्योंकि वो सेंटर से बहुत दूर था, क्योंकि वो सेंटर एटम का सेंटर से बहुत दूर था भैया। थोड़ा सा करीब लाया और थोड़ा सा और करीब लाया तो पता चला कि थोड़ा सा एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, और थोड़ा करीब लाया तो थोड़ा सा और एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, और थोड़ा सा करीब लाया। हुआ कुछ ऐसा कि 20,000 रे में एक रे ऐसा था कि जिस पाथ से आया वही पाथ पे रिटर्न चला गया भैया, आया और ये चला गया मुड़ करके, है ना। बड़ा अच्छा बात है भाई। रदरफोर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ रहा है, एक 20,000 रे में से कितना रे, 20,000 रे में से एक रे जो था वो जिस तरह से आया वही ट्रैक पे वो चला गया। अब इसको, और वो जो था वो बिल्कुल सेंटर से पास करवा रहा था। अब रदरफोर्ड थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाया यहाँ पे भाई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा भाई, वो समझ नहीं आ रहा। वाई इट इज हैपनिंग। मैक्सिमम जब सेंटर से मैंने दूर पास करवाया तो वो सीधा चला गया भैया, और करीब पास करवाया मैक्सिमम रे पास हो गया। सेंटर के थोड़ा करीब लाया तो थोड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा, थोड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट, और थोड़ा करीब लाया तो बड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। और अगर सेंटर से पास करवाया तो भाई दूरी से वो चढ़क करके, है ना, जिस राह से आया वही राह पे चला गया। सर आप मेरी बातों को अगर समझ पा रहे तो आपसे मेरा एक सवाल है कि ये अल्फा रे जो था, उस अल्फा रे में कौन सा चार्ज है? कमेंट सेक्शन में जल्दी, कमेंट सेक्शन में कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज है, श्योर। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भैया
और अगर ये दूर सेंटर से जैसे मैंने पास करवाया तो ये अगर ये दूर भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सेंटर की तरफ आने इसका मतलब इसको आने नहीं दे रहा है। और आने कब नहीं दे रहा है? जब सेम चार्ज होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि सेम चार्ज में भाई, अपन जानते हैं कि सेम चार्ज में भैया पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मिल गया तो रिपल्सन होता है। इट मीन्स पक्का है कि कहीं ना कहीं सेंटर पे जरूर कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने सेंटर से पास करवाया वो दूर से ही छिड़क जा रहा भैया, मैंने जैसे सेंटर से पास करवाया वो दूर से ही छिड़क जा रहा है। इसका मतलब पक्का है कि कहीं ना कहीं सेंटर पे जरूर कुछ होगा, इसी वजह से ये सेंटर के करीब आने नहीं दिया। और वो कोई और नहीं था, वो कौन था? वो पॉजिटिव चार्ज था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये अल्फा रे में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको रिपेल करेगा, और जैसे ही आ रहा था वैसे दूर भागना स्टार्ट कर दिया भैया। सर इसका थोड़ा करीब ले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन हुआ, तो यहाँ से देखो ये दूर डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। और थोड़ा करीब ला रहे थे, बड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज में जितना क्लोज आएंगे उतना रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा भैया। कहने का मतलब क्या था कि सर कोई भी एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं होता है, वो सिर्फ सेंटर पर होता है, सेंटर पर, एटम का सेंटर पर होता है। याद कर तो जे थॉमसन के बारे में, अगर तेरे को याद होगा तो जे थॉमसन ने पता है क्या, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ये रदरफोर्ड ने साबित कर दिया भैया कि पूरे एटम में नहीं, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और इस अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन हैवी होना स्टार्ट हो गया। अगर इधर भी होता पॉजिटिव चार्ज, इधर भी होता, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होता, तो क्या ये रे क्रॉस कर पाते? ये भी तो ओरिजिनल पाथ जिधर से आ रहा था उधर ही मुड़ जा रहा होता क्या? लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? तो भैया इससे यही पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो सेंटर पे होते हैं, और ये सेंटर का सरफेस का उन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियस, नाम दे दिया था भैया। कौन? रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में। लेकिन याद कर, जे थॉमसन न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था। तभी तो रदरफोर्ड का मॉडल आया ना। रदरफोर्ड दो चीज़ के बारे में बताया कि जितना सारा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो पूरे एटम में नहीं होता, वो सिर्फ सेंटर पे होता है, और वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है भैया। क्लियर? श्योर? तो दो चीज़ आ गया। क्या पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है? नहीं। क्या सेंटर पे होता है? यस। पक्का? चलो मूव डाउन करें आगे। चलो भैया, इसके एक्सपेरिमेंट से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आया, कुछ कुछ कंक्लूजन अपन निकालना चाहेंगे, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बड़ा बात कह रहा, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे जो था वो पास हो जा रहा था बिना डिफ्लेक्शन लिए। मान के चल अगर ये एटम है भैया, तो ये एटम में पहला रे ये पास हो गया, ये रे पास हो गया भैया, ये जिस तरह से आ रहा है उस तरह से पास हो गया भैया, जिस तरह से आ रहा था उस तरह से पास हो जा रहा था भैया, जिस तरह से आ रहा था उस तरह से पास हो जा रहा था भैया, आया और पास होके चला गया भैया। लेकिन सर हुआ कुछ ऐसा कि सर जैसे थोड़ा सा करीब लाए, जैसे कह रहा है सम ऑफ द सम, ये सम नहीं है भाई, है ना, वो SOME होगा, ठीक है, SOME सम, है ना। सम ऑफ द अल्फा रे डिफ्लेक्टेड थ्रू, यहाँ पे डिफ्लेक्टेड थ्रू, है ना, अ स्मॉल एंगल, यहाँ पे देख लो गई, है ना, डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल। और कुछ कुछ जो रे जो था, सम रे जो था वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। आप देख पा रहे, अगर ये ना सीधा चला जाता लेकिन कुछ स्मॉल एंगल से। फ्यू ऑफ अल्फा रे, और बहुत कम रे जो था वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ। अगर ये जाना चाहिए था सीधा तो ऐसे चला गया, जाना चाहिए था सीधा, सीधा ना जा करके ऐसे चला गया, तो ये बड़ा लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ द अल्फा रे स्मॉल एंगल से, फ्यू ऑफ द अल्फा रे लार्ज एंगल से, और अप्रॉक्स 20,000 रे में अल्फा रे रिट्रेस 1, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, है ना, अप्रॉक्स 20,000 अल्फा रे 1 अल्फा रे रिट्रेस थ्रू द ओरिजिनल पाथ। मतलब एक अल्फा रे जो था सो अपने ओरिजिनल पाथ जैसे आया वैसे वो चला गया भैया। कितना? 20,000 में से। श्योर? ये तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा उनको दिखाई दे रहा था, ऐसा दिख रहा था उनको कि ऐसा हो रहा था भैया, ऐसा हुआ।
कि मैक्सिमम रे पास हो गया, कुछ रे रिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल से, फ्यू ऑफ द लार्ज एंगल से, और बीच यार रे में एक रे जिसे आया वैसे वो चला गया भैया, है ना। तो ये तो भैया रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला कि आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो क्या कंक्लूजन हो सकता है, अपन इसको फॉरवर्ड करते तो अपन को और समझ आ जाएगा भैया। क्या है इसका भाई, इसका अपन देखते हैं भाई, इसका क्या है। यस सर, इसका कंक्लूजन क्या निकला अपन देख सकते हैं। इनका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज क्या, एम्प्टी। इससे मतलब ये पता चला कि मैक्सिमम पोर्शन एटम का क्या होता है भैया, खाली होता है। आप देख पा रहे डायग्राम में, ये एटम था, आया चला जा रहा, आया चला जा रहा था, आया चला जा रहा था, आया चला जा रहा था, आया डिफ्लेक्शन होके चला गया, आया डिफ्लेक्शन, लेकिन सर एक रे में जिससे आया वैसे वो मुड़ गया था। यस सर, तो मैक्सिमम पोर्शन एटम का खाली होता है। अगर पूरे एटम में प्रोटॉन 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 पॉजिटिव 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 होता तो क्या ये क्रॉस करके चला जाता, क्या नहीं, वो भी रिट्रेस कर जाता ओरिजिनल पाथ पे। लेकिन ऐसा हुआ था क्या, नहीं, सिर्फ एक के साथ हुआ था ऐसा भैया। श्योर, पक्का। चलो भाई, क्या कंक्लूजन निकला फिर, ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड दैट सरफेस इज नॉन एज द न्यूक्लियस। कह रहा है कि जितना सारा पॉजिटिव चार्ज था एटम का, जो भी पॉजिटिव चार्ज था एटम का, वो सिर्फ एंड सिर्फ एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस सेंटर का सरफेस का नाम हमने क्या दे दिया था, न्यूक्लियस दे दिया था भैया। क्या दे दिया था, और यही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन याद कर, थॉमसन ने क्या कहा था, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो से सरासर क्या निकला, गलत। पक्का, श्योर ना, ठीक। चलो भैया, कह रहा है क्या, द रेडियस ऑफ एटम इज लार्जर देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर ये एटम है भैया, और ये भाई न्यूक्लियस है, आप देख पा रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और इसका रेडियस ऑफ एटम आप देख के बता सकते हो कि किसका ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल ज़्यादा, रेडियस ऑफ एटम एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस ज़्यादा होता है भैया। इन्होंने ये कंक्लूजन करा था, है ना। बड़ा अच्छा बात है भाई, रदरफोर्ड है ना अल्फा रे का। अपने दो चीज़ पढ़े रदरफोर्ड में, हमने क्या पढ़ा भाई, हमने एक्सपेरिमेंट देखा। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि एक सोर्स लिया था, जिस सोर्स से अल्फा पार्टिकल रखा था, उस अल्फा पार्टिकल से अल्फा रे निकल रहा था, सामने गोल्ड फॉल्ट से टकराया, टकराने के बाद ये पूरा रे जो था वो बिखर जा रहा था। जब उसको समझ नहीं आया तो पूरी डिटेल स्टडी किया तो पता चला भैया कि इसलिए बिखर रहा था क्योंकि सेंटर पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और जितने करीब पॉजिटिव चार्ज के जितने करीब हम रे भेजेंगे, क्या डिफ्लेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है भैया, है ना, दुश्मनी होता है भैया। अगर वो सेंटर पे नेगेटिव होता तो ये जो अल्फा रे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसको डिफ्लेक्ट करता या अट्रैक्ट करता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में मोहब्बत होता, आपको भी पता है भैया। और जब मोहब्बत होता है तो एक दूसरे के लोग करीब आते हैं, है ना। चलो सर, यहाँ पे कुछ अच्छा बात हमने बता दिया, यहाँ पे कुछ बस काम का चीज़ है, आप देख लो कि सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर जस्ट बिफोर इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द 180 डिग्री। मतलब समझ में आया कि सर वो सबसे कम दूरी होता है किसके बीच का, अल्फा पार्टिकल के बीच का और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का, जहां से वो 180 डिग्री पे मुड़ करके रिटर्न बैक आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल पाथ पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, आप मेरी बातों को अगर समझोगे तो हम समझाना चाह रहे क्या, एक बार आप मेरी बातों को समझो। मान के चल मैंने क्या करा कि ये एटम बनाया भैया, और ये एटम का सेंटर रहा, ये न्यूक्लियस रहा। अब ये जो अल्फा रे गया था सेंटर से जब हमने पास करवाया तो भाई वो कौन सा दूरी था, ये सेंटर से मैंने पास करवाया भैया। तो आप थोड़ा सा देखोगे भाई क्या 180 डिग्री से मुड़ जा रहा था सेंटर से पास करवाने पे। यस सर, तो वो कितना दूरी था, ये कितना यहाँ से आकर के मुड़ा, ये रे यहाँ से आके मुड़ा, ये रे यहाँ से आके मुड़ा, ये रे यहीं से मुड़ गया, तो वो कितना कम से कम दूरी हो सकता है। अब मान के चल अगर अल्फा रे यहाँ आया और यहीं से मुड़ गया, तो ये वाला जो दूरी था इसी को अपन क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं भैया।
आरसी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो कम से कम दूरी न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जहां से वो अल्फा रे जो है वो 180 डिग्री से मुड़ करके चला जा रहा है। आया और वो चला गया भैया, है ना। तो वही वाली दूरी को अपन, मिनिमम दूरी को, हो सकता मान के चल मैंने क्या करा कि ये न्यूक्लियस था और ये रे यहाँ से आया और यहाँ से मुड़ करके, तो ये वाला जो मिनिमम दूरी होगा इसी को अपन क्या कहेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, अप्रोच, है ना। सर इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, आरसी क्लोजेस्ट है ना, मतलब निकालने का तरीका क्या होता है, 1/4πε0, जिसको अपन के भी कहते हैं, है ना, के कहते हैं, और ये 2ze²/k। सर ये के मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो अगर वेलोसिटी है और उसका मास है तो पक्का कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अपन अगर चाहेंगे तो ये आरसी बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, के लिख सकते हैं गुने 2ze² क्या लिख सकते हैं, के, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। v² सर ये भी अगर 2 को नीचे से ऊपर हम कर दें तो सर ये 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, सर अपन लिख सकते हैं क्या, k गुने 4ze² क्या mv²। दिस इज द इक्वल टू आरसी, कहने का मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। सर कितना मास कितना वेलोसिटी, मास तो पता है अल्फा पार्टिकल कितना वेलोसिटी से गया उसके ऊपर डिसाइड होता है आरसी, श्योर ना, क्योंकि सर ये फिक्स होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, वेलोसिटी बदल सकता है सर, श्योर। चलो आगे आते हैं। सर ये रदरफोर्ड का कुछ लिमिटेशन भी था, ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड ने जो है सो अपना थ्योरी के हिसाब से पूरे एटम के स्ट्रक्चर को समझाने का काम कर दिया, नहीं, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी था इस थ्योरी में। और क्या कमियां था आप देख सकते हो, है ना, बारीकी से देख सकते हो क्या कमी था। सबसे पहला क्या था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हेल्प टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। क्या बोला था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हेल्प टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये थोड़ा सा है ना, ये पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट नहीं, इसको अपन बाद में, है ना, ये पॉइंट नहीं है। कह रहा है ही स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, है ना। ये कह रहा है कि प्रोटॉन के बारे में इन्होंने तो बता दिया, प्रोटॉन के बारे में इन्होंने तो बता दिया भैया, प्रोटॉन के बारे में इन्होंने यही बता दिया भैया, है ना, प्रोटॉन के बारे में इन्होंने यही बताया भैया कि वो तो सेंटर पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो एटम का सेंटर है भैया। तो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, लोगों ने इससे पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, फिर भाई आप बताओ मेरे को। अगर आपने स्ट्रक्चर का बात करें, आपने अगर प्रोटॉन के बारे में बता दिया तो इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन भी तो पाया जाता है उस एटम में। तो ये साहब जी ने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो सर्कुलर पाथ में एटम का घूम रहा होता है, कोई भी सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ, और इसी सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या कह दिया था, ऑर्बिट भी कहा था भैया। पार्टिकल इन मोशन वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड काउज एनर्जी रेडिएशन। थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझोगे तो बड़ी अच्छा बात लगेगा, थोड़ा सा आपको बारीकी करने का समय है ना। एक साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने एक सवाल किया था रदरफोर्ड से, है ना। रदरफोर्ड से क्या बोल रखा था, क्या कह रखा था कि रदरफोर्ड आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है एटम में, एटम के चारों तरफ घूम रहा होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है। बोला हाँ। तो कहा कि भाई आप बताओ मेरे को कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूम रहा है तो घूमने के वजह से क्या होगा कि इसके पास एक्सेलरेशन आएगा। बोला हाँ, अगर एक्सेलरेशन आएगा तो यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि अगर भाई घूम रहा है तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, रेडिएट करेगा भैया। बोला हाँ, तो अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फिर शुड लूज एनर्जी लूज करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। क्यों बताओ आप मेरे को। लोगों ने पूछा भाई क्या सवाल करा,
मैक्सवेल में सवाल करा कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उससे आपत्ति नहीं है, घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई तो एक्सेलरेशन मोशन में आगे एक्सेलरेटेड हो गया तो उसके वजह से वो एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी अगर लूज करेगा तो भाई अल्टीमेट वो न्यूक्लियस के करीब आएगा, न्यूक्लियस में घूम आकर के गिरेगा, फॉल डाउन करेगा। लेकिन पॉसिबल ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एटम्स आर का स्टेबल, है ना? तो जब इससे लोगों ने ये सब सवाल करना स्टार्ट कर दिया, वो तो बोलो भाई सच में मेरे को तो पता नहीं यार, ये तो गजब बात हो गया, मैंने तो इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो ना ये चैप्टर और आगे बढ़ा है भैया, है ना? श्योर। चलो, दिस मॉडल ऑफ एटम आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफिनिट लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कह रहा है कि इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने का चर्चा ही नहीं किया था, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात नहीं किया था। क्या होता है अपन आगे चर्चा करेंगे। जैसे मान के चल, अभी मैक्सवेल साहब क्या कह रखा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है भैया, अगर ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, तो ये भाई ये घूमते घूमते एक समय ऐसा आना चाहिए था कि ये न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है भाई, है ना? समझ में आया? तो ये लिमिटेशन हो गया रदरफोर्ड का भैया। अब इसका कुछ सवाल जवाब करने के लिए है ना, अच्छा एक चीज और कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपके हिसाब से, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होगा, आप बता सकते हो कि ये एनर्जी कितना होगा? बता सकते हो? अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा भैया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी होगा, तो आप बता सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कितना होगा? रदरफोर्ड बेचारा बोला भाई है ना, तुमको माफ़ कर दो, मेरे को कुछ आइडिया इसके बारे में नहीं। हाँ इतना पता है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, अब ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, ये सब भाई मेरे को नहीं पता। इसी सब का जवाब देने के लिए एक नए साइंटिस्ट का जन्म होता है जिनका नाम है नेल्स बोर। क्या आपने नाम सुना है? यस सर। तो अपन नेल्स बोर के बारे में पढ़ने वाले हैं, श्योर। चलो देखते हैं भैया। चलो ये तो वही आ गया है ना। चलो बोर्स है ना, नेल्स बोर या बोर्स एटॉमिक थ्योरी इसी को कहते हैं ना। बड़ी काम का चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा है, इसको आप स्टार मार लोगे रदरफोर्ड, और इसको आप स्टार मार लोगे, बड़ी काम का चीज़ है, श्योर। ठीक, चलो भैया कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू नेल्स बोर इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स सर्कुलर पाथ, सिर्फ फिक्स ऑर्बिट में। वो कहा दिया था कि कोई भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये रदरफोर्ड, लेकिन उन्होंने जब देखा तो बोला नहीं भाई कोई भी नहीं, इस फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, नॉट एनी एवर इन बिटवीन, और ये ऑर्बिट में ही घूमता है, ये ऑर्बिट के बीच में नहीं घूमता है भैया, है ना। कह each ऑर्बिट हैज फिक्स साइज एंड एनर्जी, और अगर ये मान के चल ये एटम है, ये एटम के ऑर्बिट्स हुए, यहाँ पे न्यूक्लियस हुआ, तो ये अगर ये ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहा भैया, फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमने के वजह से क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन का each ऑर्बिट हैज फिक्स साइज एंड एनर्जी, इसका फिक्स एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का फिक्स एनर्जी साइज शेप होगा, साइज होगा, इस इलेक्ट्रॉन का फिक्स एनर्जी होगा, है ना। तो ये इन्होंने बता दिया था। अब सवाल लोगों ने इससे फिर पूछ डाला कि कितना एनर्जी के साथ घूमेगा, तो बोला रुको थोड़ा सब्र करो मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट। अब इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा विच, है ना, विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, है ना। कह रहा है कि ये वही आउट ऑफ इन्फानाइट, चूंकि एक ऑर्बिट्स होते नहीं है, अब इन्फानाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमने के लिए अलाउ करेगा, वही परमिसिबल करेगा जो ये इक्वेशन को mvr = nh/2 पाई को फॉलो करेगा भैया, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH बटा क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको भी पता है भाई, ये h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 2 पाई द कांस्टेंट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इज द नंबर ऑफ क्या, ऑर्बिट, एंड mvr = एंगुलर क्या, मोमेंटम, दिस mvr = एंगुलर मोमेंटम,
MVR। ठीक, इसी को अपन L कहते हैं। तो L बराबर क्या आ गया, NH/2π। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा इसके हिसाब से, और अगर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी और साइज भी फिक्स होने वाला है भैया इच ऑर्बिट का। फिर उन्होंने ये भी कह दिया भैया कि आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा जो ये इक्वेशन को फॉलो करेगा, MVR = NH/2π। श्योर? चलो भैया, whenever an electron transfer from one orbit to another orbit it absorb energy और रेडिएट एनर्जी। कह रहा है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, मान के चले यहाँ पे ये ऑर्बिट्स हुए, क्या कहना चाह रहे हैं आप इमेजिन करो भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझो। श्योर है ना? चलो भैया, मान के चल ये मेरा है ना ऑर्बिट्स हुआ, ये ऑर्बिट्स हुए, ये ऑर्बिट्स हुए, ये आपका न्यूक्लियस हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करना चाहेगा, यहाँ से यहाँ, दूसरा से पांचवा में जंप करना चाहेगा, पहला से दूसरा में जंप करना चाहेगा, तो भाई ये क्या करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर अगर कहने का मतलब सिंपली एक ही चीज़ है कि जब कभी भी अपना ऑर्बिट को बदल रहा होगा तो चाहे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को इमिट करने वाला है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट नेल्स बोर ने बता दिया था। सर ना? तो अब दो सवाल अपने दिमाग में खटकता है कि कितना वेलोसिटी के साथ, कितना एनर्जी के साथ घूम रहा था और कितना वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उस हर एक अलग अलग ऑर्बिट का वेलोसिटी और हर एक अलग अलग ऑर्बिट का हम एनर्जी को बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये नेल्स बोर ने बता दिया था भैया, और कैसे बताया था वो अगला नेक्स्ट हेडिंग में आने वाला है। श्योर? चलो भैया, सर इन्होंने जब देखा तो पता क्या चला कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मान के चल हमने यहाँ पे क्या बनाया भाई कि आपके सामने ये रहा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, और ये हमने मान लिया nth ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है भैया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कितना वेलोसिटी के साथ घूम रहा है चारों तरफ, प्रोटॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये हम इस फार्मूला के बेसिस पे निकाल सकते हैं। V बराबर 2.18 × 10⁶ × Z/n। और ये सर हर एक अलग अलग ऑर्बिट का वेलोसिटी भी अलग अलग होने वाला है, ये नेल्स बोर ने बता दिया था। श्योर? चलो भैया, सर जहाँ पे जेड का मतलब जो होता है वो जेड का मतलब सर होता है एटॉमिक नंबर है ना, कि कौन से एटम्स को घुमा रहे, हीलियम को, हाइड्रोजन को, हीलियम प्लस को, है ना। इसका भी लिमिटेशन नहीं है बोर्स का, ऐसा नहीं कि बोर साहब भाई सही है भैया, नेल्स बोर का भी लिमिटेशन है, खतरनाक आया था। एन का मतलब होता है, ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, की कौन से ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं, ये पता होना चाहिए ना मेरे को, कौन सा ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे भैया। ठीक, है ना। तो ये वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन का निकाला था कोई भी ऑर्बिट के लिए 2.16 × 10⁶ ये मीटर पर सेकंड में आ रहा था, और Z/n वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। सर यहाँ से अगर हम केस बनाना चाहेंगे, बड़ा बेहतरीन केस यही नीट वाला सवाल बनाता है, बहुत अच्छा सवाल बनाता है। सर यहाँ से अगर दो अलग अलग आयन्स, दो अलग अलग एटम्स का सवाल करेगा कि सबसे पहले कह देगा कि एक हाइड्रोजन जो है सो 5वां ऑर्बिट में घूम रहा, 5th ऑर्बिट में घूम रहा भैया। श्योर? तो ये हाइड्रोजन का जेड कितना होता है भैया, 1 होता है ना, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। फिर कहेगा कि हाइड्रोजन को बदल करके मैंने हीलियम प्लस आयन को कर दिया, तो कोई बताना हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अब जेड बदला या नहीं बदला, पहले जेड कौन था, हाइड्रोजन था, तो 1 मैंने लिया, अब जेड कौन है, हीलियम है, तो 2 हो गया। और कह रहा कि वही 5वां ऑर्बिट में घूम रहा है, वही सेम ऑर्बिट में घूम रहा भैया, तो ऑर्बिट का संख्या तो नहीं बदला। और कहेगा कि जब पहला ऑर्बिट में हाइड्रोजन घूम रहा, माफ करना, जब हाइड्रोजन 5वां ऑर्बिट में घूम रहा था तो वेलोसिटी जो था
वो V1 था, तो आपको बताना है कि जब वो हीलियम प्लस आयन घूमेगा वही ऑर्बिट में, तो वेलोसिटी V2 का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब दो दो इक्वेशन बना करके सर यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो V1 बराबर अपन लिख सकते हैं क्या 2.18 गुने 10 के पावर 6 गुने Z1 बटा N1 लिख सकते हैं, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान। और सर यहाँ से V2 बराबर लिख सकते हैं 2.18 गुने 10 के पावर 6 गुने क्या लिख सकते हैं Z2 बटा N2। सर ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा और सर आपके सामने आएगा V1 बाई V2, दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा Z1 बटा N1 गुने ये N2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और N2 बटा क्या आएगा Z2 आएगा। सर आपके सामने बहुत बेहतरीन फार्मूला बन जाता है, शॉर्टकट जिसको कहते हैं, वो क्या आया भैया V1 बाई V2 बराबर आएगा Z1 बटा Z2 गुने N2 बटा क्या आया N1। अब सब सवाल में जो भी बराबर दिया होगा आपके सामने वो हम डाटा पुट कर देंगे। जैसे कि सवाल में n का वैल्यू सेम था, 5वां ऑर्बिट और 5वां ऑर्बिट, तो ये 5 आपको भी पता चल गया कि ये n के जगह पे 5 और ये n के जगह पे 5, तो पुट कर देंगे तो कट जाएगा। सिर्फ आपके सामने Z1 और Z2 बचेगा भैया। आपके सामने 1 2 3 4 डाटा बच जाएगा, 3 दिया रहेगा, आपको एक निकालना नहीं निकल जाएगा। आसानी से न्यूमेरिकल सेक्शन आप बना सकते हो। मान के चल कभी कभी सवाल में कह दिया भैया कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो 5वां ऑर्बिट में घूम रहा था, तो कह रहा वही हाइड्रोजन एटम को अगर मैंने वही हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 अगर मैंने घुमा दिया भैया 10वां ऑर्बिट में 10th ऑर्बिट में, तब बताओ कि वेलोसिटी क्या होगा। कहने का मतलब ऑर्बिट का संख्या अभी भी मैंने 5 अच्छा ऑर्बिट का संख्या मैंने बदल दिया, पहले किस में घूम रहा था 5 में, तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा। कह रहा 10 तो 10 लिखूंगा। क्या पहले भी Z1 हाइड्रोजन 1 है, यस सर, और अभी भी हाइड्रोजन 1 है, यस सर। कहने का मतलब अब Z1 बाई Z2 जो है वो कट जाएगा, तो आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा V1 बाई V2 बराबर N2 बाई N1। याद रखोगे कि सर V जो है वो N का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट का इन्वर्सली, इस बात का विशेष ध्यान दोगे। ऑब्जेक्टिव सवाल आसानी से यहाँ बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी द वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या ऑर्बिट। इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा श्योर। तो इन्होंने वेलोसिटी निकाल दिया, लोगों ने ठीक बोला भाई आपने तो वेलोसिटी निकाल दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या आप एनर्जी निकाल सकते हो क्या, कितने दूरी पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप उस ऑर्बिट का दूरी रेडियस निकाल सकते हो क्या। बोला हाँ भाई हम सब कुछ बता सकते हैं, बस इंतजार तो करो, आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलो भैया, तो इसके जस्ट बाद अपन मूव ऑन करते हैं कि इन्होंने और कुछ अगला क्या बता रखा था। अच्छा एक सवाल भी है, चलो भाई देख ही लेते, सवाल मिल गया तो मेरे को लगा सवाल नहीं होगा, बढ़िया है सवाल भाई। सवाल क्या कह रहा है कि इफ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग इन 5th ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन एटम 5वां ऑर्बिट में घूम रहा है, तो n बराबर 5। अच्छा हाइड्रोजन एटम है तो z बराबर कितना हो गया 1। हैविंग वेलोसिटी 5 गुने 10 के पावर, ये है भाई v दे देखा 5 गुने 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये प्लस मीटर पर है ना, 5 मीटर पावर में, ठीक 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट वेलोसिटी, तो हमको फिर से वेलोसिटी निकालना है भैया, और अगर फिर से निकालना है तो इसको V2 मान लेते हैं, ये V1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन मूविंग इन 10th ऑर्बिट, पहले 5th ऑर्बिट में था और अब 10th कर दिया, कहने का मतलब अगर ये N1 होगा तो ये N2 हो जाएगा 10th ऑर्बिट। और सर एटम का बात नहीं कर रहा है सवाल में, तो एटम वही होगा जो पहले घूम रहा था, तो पहले कौन घूम रहा था हाइड्रोजन, तो अभी भी ये Z1 बराबर अगर 1 है तो अभी भी Z2 बराबर 1 ही होगा। क्या आपके सामने फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूला कोई बताओ, V1 बाई V2 दिस विल बी इक्वल टू क्या था जल्दी बोलो, Z1 बाई क्या था Z2 गुने क्या था N2 बटा क्या था भैया N1, यही था फॉर्मूला आपके सामने। यस सर। सर V1 आपको दे दिया है 5 गुने 10 के पावर 5, V2 अपने को पता नहीं है सर। Z1 हाइड्रोजन एक है दोनों के लिए। सर कौन सा ऑर्बिट में सेकेंड बार में घूमा 10th ऑर्बिट में, और पहली बार में 5 ऑर्बिट में, कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। सर आपको पता चल गया, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 5 गुने 10 के पावर 5 बटा 2 दिस इज द इक्वल टू V2। सर इसको कटकुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर 5। आ गया सर आंसर। यस सर। सर देखो तो 10वां ऑर्बिट कर दिए, तो ऑर्बिट का संख्या को बढ़ाएं या घटाएं, बढ़ाएं ना, तो सर वेलोसिटी घट गया, पहले 5 गुने 10 के पावर 5 था, अब 2.5 गुने 10 के पावर 5 हो गया। लॉजिकली समझ सकते हो न्यूमेरिकल सेक्शन से भी, श्योर। तो सर ये तो वेलोसिटी पे कुछ सवाल, चलो भाई देख लो, है ना, आप देख सकते हैं, देख लो।
चलो इसको बढ़ाते हैं, अपन आते हैं भाई एक और सवाल है। अब कह रहा है इफ द हाइड्रोजन एटम इज मूविंग इन सिक्स्थ ऑर्बिट हैविंग वेलोसिटी इतना 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2 प्लस मूविंग इन सिक्स्थ ऑर्बिट। बड़ी अच्छा सवाल है ये, आपके सवाल आपके लिए है। आप जो है इसे क्या करोगे भाई, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता करके दिखाओ आंसर, अगर आप समझ गए कंसेप्ट को। तो आपको चेक करना है क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है, श्योर आप बारीकी से समझोगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपना भाई रेडियस, इसी तरह ना हमने ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया कि कितना दूरी पे है, कौन सा दूरी पे इलेक्ट्रॉन है ना घूम रहा है। कहने का मतलब कि ये वाला अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों के बीच में दूरी कितना है, ये दोनों के बीच में दूरी कितना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला आया R बराबर 0.529 बटा Z गुने n स्क्वायर। सर ये रेडियस कोई बता सकते हो, ये रेडियस और n के बीच का डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली में भी स्क्वायर का, इस बात का तुम विशेष ध्यान दोगे, ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकता है। अच्छा ये जो आंसर आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, श्योर। सर यहाँ से भी आप दो सवाल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z का, इसको आप विशेष ध्यान दोगे। कैलकुलेशन कैसे करा था टीचर आपको बताते क्लास में, हमने भी बता रखा भैया क्लास में अभी उतना समय है नहीं कि पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएं। भाई यहाँ से भी दो इक्वेशन आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, R1 बटा R2 बराबर क्या बना सकते हो, N1 का स्क्वायर बटा क्या बना सकते हो, अपन यहाँ Z1 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि इक्वेशन बनाना सकता तो R1 बराबर अपन लिख सकते हैं 0.529 N स्क्वायर बटा Z1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन R2 का इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा 0.529 गुने N2 का स्क्वायर बटा क्या आएगा Z2, दिस इज द इक्वेशन नंबर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, अपन आया N1 बटा Z1 और ये Z2 कहाँ जाएगा, Z2 बटा क्या आएगा N2 का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वंस अगेन यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है। N1 का मतलब पहली बार वाला ऑर्बिट, Z1 का मतलब पहली बार वाला एटम कौन सा है, Z2 का मतलब सेकेंड बार किस एटम को हमने घुमाया, और N2 का मतलब कौन सा ऑर्बिट में हमने घुमाया। टोटल 1 2 3 4 5 6 में पक्का है कि 5 दे देगा, कभी यहाँ पे Z बराबर कर देगा, कभी यहाँ पे N बराबर कर देगा भैया। और आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, इसके बेसिस पे आपको सवाल बनाना है, श्योर। चलो अपन आते हैं आगे। एक सवाल है, ये सवाल इफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9.8 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है, ये क्या दे रखा है, आप इस बात इसको आप विशेष ध्यान दोगे। कह रखा है सवाल ये एंगस्ट्रॉम है भैया, है ना। मूविंग इन सेवंथ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 7 दे दिया, ये दे दिया, रेडियस दे दिया R1 दे दिया भैया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आयन, अब ये Z2 दे दिया भैया, और Z2 हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अच्छा पहले कौन सा एटम था, हाइड्रोजन था, तो Z1 का वैल्यू कितना है 1। मूविंग इन सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट का संख्या पहले 7 था तो अभी भी N2 का वैल्यू कितना होगा 7, चूंकि कह रहा है सेम ऑर्बिट में घूम रहा है, दोनों बराबर है भैया। तो सर आपको पता चल गया फॉर्मूला डाटा, एक चीज़ मिल गया, दो चीज़ मिल गया, तीन चीज़ मिल गया, चार चीज़ मिल गया, पाँच चीज़ मिल गया, छः चीज़ मिल गया, है ना। आपको 5 चीज़ मिल गया, रे 6 चीज़ कहाँ मिल गया, 5 ही चीज़ मिला ना, 1 2 3 4, भाई एक और कहाँ चला गया, अरे एक है ना, आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, है ना, छठा निकालना बन जाएगा। चलो इसी तरह अपन एनर्जी की तरह मूव ऑन करते हैं, और एनर्जी अपन यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं। तो एनर्जी जब अपन निकालते हैं तो भाई एनर्जी का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, बारीकी से देखोगे तो E बराबर फॉर्मूला आता है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 गुने Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, where Z is the atomic number and N is the number of क्या ऑर्बिट। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है भाई, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि एनर्जी के -13.6 लगा, ये माइनस का बहुत मीनिंग होता है। आई होप कि इस माइनस का मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस इन दिस इक्वेशन। उम्मीद करते हैं, चलो भैया देख लेते हैं, आज ओपन चैलेंज हो जा भाई, ये माइनस का मतलब बताओ ये क्या होता है, चलो कमेंट सेक्शन में बता देने का, श्योर। अगर आपका आंसर सही लगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में माइनस का मीनिंग को मैं बताऊंगा। चलो एक सवाल रहा, चलो सेम चीज़ यहाँ 2 इक्वेशन बना सकते हैं। सर 2 इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या आएगा बताइए, E1 बटा क्या आएगा E2, दिस इज द इक्वल टू क्या आने वाला है आपके सामने, Z1 का स्क्वायर बटा क्या आएगा N1 का स्क्वायर गुने ये N2 का स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, Z2 का स्क्वायर आ जाएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगेन यहाँ पे 6 चीज़ है, 1 2 3 4 5 6, 6 में पक्का है कि सवाल 5 देगा, आपको छठा निकालना, क्या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा भैया, श्योर। चलो, सबसे ज़्यादा सवाल इस एनर्जी को लेकर के जेईई मेंस और नीट में हर एक साल सवाल इस एनर्जी वाले पे दे रखा, हर एक बार। चलो कुछ सवाल है आपके लिए, ये सवाल होमवर्क हो गया। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्सोटोमी रेडियस, आपको ये सवाल तीनों का 3 सवाल आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूँगा। आई होप कि आप बता पाओगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, मैं बताना चाहता हूँ। श्योर। चलो भैया, चलो सर, अगर इलेक्ट्रॉन पहला मान के चल, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n बराबर 1 हुआ, n बराबर 2 हुआ, n बराबर 3, n बराबर 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे बहुत ऑर्बिट होते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे, यहाँ से यहाँ जंप कर दे, अगर हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके यहाँ से यहाँ कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। हम लोग ये इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकते हैं, लेकिन वो जंपिंग करवाने के लिए एनर्जी चाहे, एनर्जी को एब्जॉर्ब, एनर्जी देना पड़ेगा भैया, ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ चल जाए। तो मान के चल क्या हुआ कि n बराबर पहला में एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया कि E1 बराबर -13.6 गुने हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, n का वैल्यू 1, कहने का मतलब E1 बराबर -13.6 आया है ना। E1 बराबर, जब पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इतना एनर्जी के साथ घूम रहा है, और अगर सेकेंड ऑर्बिट में हमने चाहा निकालना तो -13.6 गुने Z का वैल्यू अभी भी 1, क्योंकि इसके लिए हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही ये थ्योरी लागू था, अभी बताएंगे बात। तो अभी हमने मान लिया कि ये कौन सा हाइड्रोजन के लिए, कौन सा एटम के लिए भैया, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो Z का वैल्यू 1 हो गया, और N का वैल्यू अब दूसरा ऑर्बिट में बात करें, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा -3.4 आ जाएगा। सर आप बताना, E1 बराबर -13.6 आया, E2 बराबर -3.4, अगर ये दोनों को घटा देंगे तो क्या डेल्टा E आ जाएगा? सर डेल्टा E बराबर क्या होगा, E2 - E1, और सर इसका वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यस सर, कहने का मतलब क्या, अगर पहली बार में पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस जो भी आया है आप दे दो, इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। इसी तरह से हम कोई भी ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट के बीच के एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। जैसे मान के चल कहेगा सवाल कि तीसरा ऑर्बिट से भेजना 7वां ऑर्बिट में, तो पहले ये पता कर लो कि एनर्जी का वैल्यू तीसरा ऑर्बिट में कितना है। इस इक्वेशन से एनर्जी बराबर -13.6 गुने Z² बटा क्या, N²। सर Z का वैल्यू 1 लेना, अगर बात नहीं कर रहा है सवाल, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ज़्यादा है, नहीं भी बात करेगा तो अपने को हाइड्रोजन का और जिसका एटॉमिक नंबर 1, सर अपन n का वैल्यू पुट कर देंगे 3, फिर इसी तरह अपन E3 का निकालिए। अब 7वां में भेजना भैया, तो E7 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे -13.6 गुने Z का वैल्यू अभी भी 1, और अभी 7 के जगह पे यहाँ पे 7 का भेजना है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। क्या यहाँ से E7 का वैल्यू आ जाएगा, और अगर E3 आ गया और E7 आ गया तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्या डेल्टा E आ जाएगा। यस सर। तो अपन एक कॉमन एग्जांपल, कॉमन इक्वेशन निकाल देते हैं ना, कि कोई भी 2 ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, तो अपन निकाल देते हैं डेल्टा E बराबर -13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर गुने क्या, Z²। चलिए ये आपके सामने बेसिक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला से आप कोई भी 2 ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो। 13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर Z। सर यहाँ से बड़ी अच्छा सवाल, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है। आप सर डेल्टा ई को अपन लिख सकते हैं HC बटा लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो HC बटा लैम्डा बराबर -13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर गुने Z²। ये भी आपके सामने फार्मूला आ जाता है, Z² है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है भैया, बड़ी काम का चीज़ होता है ये वाला। सर अपन और अलग अलग फार्मूला हम ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, आप मेरी बातों को देखोगे तो आपको और समझ आ जाएगा क्या हम ला सकते हैं। सर अपन अगर चाहेंगे तो HC बटा लैम्डा बराबर -13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर गुने Z² फार्मूला था। सर ये HC को डिवाइड कर दें तो 1/लैम्डा बराबर क्या आएगा 13.6 -/HC, दिस इज द इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर गुने Z² आ गया। सर ये 13.6 इज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को अपन RH कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसका कुछ वैल्यू होता है, जिसका 1.097 समथिंग गुने 10 के पावर 7, 1.0
7 8 करके कुछ होता है, देख लोगे 1 पॉइंट समथिंग गुना 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स इसका यूनिट। सर आरएच का वैल्यू इसके जगह पे अपन पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट करके पुट कर दिया। सर 1/λ को कोई बता सकता क्या कहते हैं? यस सर, सर 1/λ को सर वेव नंबर कहते हैं। दिस इज द इक्वल टू न्यू बार एंड न्यू बार इज इक्वल टू आ जाएगा आर एच आपके सामने 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर। सर आपके सामने बेहतरीन फार्मूला, एक से एक सर सवाल में यहाँ से अच्छा सवाल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए, नीट के लिए, है ना, और बड़े बड़े एग्जाम CUET जैसा, ठीक, आपको काम का चीज़ है भैया, पक्का। चलो अपन आते हैं, एक लास्टली टॉपिक बच गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद लिमिटेशन, उसके बाद चैप्टर खत्म, है ना भाई। एक टीचर का दर्द कोई नहीं समझता, क्या लगता है आपको? एक टीचर ऐसे होते हैं ना कि खुद को बलिदान कर देते हैं यार बच्चों के फ्यूचर के लिए यार। लेकिन वही टीचर को पता है बहुत सारी गालियां सुनना पड़ता है, लोग का ताना सुनना पड़ता है, लेकिन क्या करोगे? लोगों को लगता है टीचर तो बहुत आसानी तरीके से बन जाते हैं, टीचर तो कोई भी बन जाता है। आप इमेजिन करो आपके क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो एक टीचर का वो नियम होता है कि एक एक बच्चों का कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए, टोटली पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। और अगर बाई द वे उसमें एक बच्चा का कंसंट्रेशन नहीं है, बट टीचर अगर ध्यान नहीं दे रहा है और अगर टीचर उस बच्चा को डांट दिया, समझा दिया, तो क्या ये गलती करा? क्या ये गलती किया टीचर? नहीं भाई, नहीं गलती करा। लेकिन बच्चों को लगता है कि ये टीचर जो है सो बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा अपने ज़िंदगी में जो सामने कुछ और नीचे जा कर के, है ना, अपने दोस्तों के साथ टीचर का बुराई, टीचर के बारे में अभद्र भाषा का यूज करते हैं। नहीं, आप मेरी बातों को समझो। एक टीचर, माँ बाप और टीचर ही ऐसे होते जो आपको हमेशा अपने से ज़्यादा ऊंचा पे देखना पसंद करते हैं। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा, डॉक्टर तो यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ लोगों को होए, ज़्यादा से ज़्यादा मरी जाए, मेरे पास पैसा कमाना है। लेकिन एक टीचर ऐसा कभी नहीं सोचता। टीचर तो यही सोचता है ना कि मेरे बच्चे हमसे और ऊंचा चले जाए। तभी तो लेकर के टीचर जो है ना हमेशा मोटिवेट, हमेशा समझाते रहते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दुख दर्द हो जाता है कि टीचर सिर्फ समझाते हैं, सिर्फ डांटते हैं, सिर्फ। नहीं भैया, आप इमेजिन करो कि पिछले आधे घंटे से एक टीचर एक चीज़ों को समझा रहा है, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, फिर से वहीं से हमको शुरुआती से टीचर को समझाना पड़ता है। आप इमेजिन करो कितना कुत्ता जैसे लोग भूखते हैं तब एक एक बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट जाता है, और वो भी साइंस का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, इतने आसान तो होते नहीं है। इसके बावजूद भी टीचर को गाली सुनने को मिलता है। तो लोगों को दिख जाता है कि टीचर तो ऐसे ही होते हैं। इसीलिए तो है ना, लोग आज के समय में है ना टीचर कोई बनना पसंद नहीं करता। खासकर मैं वो टीचर का बात कर रहा हूँ जो कोई कोचिंग पढ़ाते हो या कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर हो, है ना, उनको तो बहुत ताना, उनको तो बहुत गाली सुनना पड़ता है यार। आज इमेजिन करो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर तो यही चाहते ना कि मेरे कोचिंग के बच्चों का रिजल्ट बढ़िया हो। इसलिए बढ़िया हो क्योंकि उनका ज़िंदगी तो बनेगा ही बनेगा, ऊपर से क्या कोचिंग का नाम सोसाइटी का नाम होगा और नेक्स्ट सेशन में और बच्चे आएंगे। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर बच्चों को समझाने के लिए अगर टीचर डांट रहा है, अगर टीचर अगर गुस्सा में आकर के कोई चीज़ कह रहा है, तो इससे क्या मतलब बच्चे क्या अभद्र भाषा, बच्चे क्या गाली गलौज करके क्या बच्चे गुस्से में चल जाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे? नहीं भाई, नहीं, कभी नहीं। कभी कभी सुनने को ऐसा मिलता है कि काश ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ आ गया। मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र क्या जा रही होगी आप देख करके बता सकते हो।
मैंने 20 साल से पढ़ाना स्टार्ट करा 11-12 को। जब मैंने इसके पहले 20 साल के पहले मैंने नीट का प्रिपरेशन करा था। लास्ट समय मैंने 578 या 572 नंबर लाया था। BDS मेरे को मिल रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि 1 साल और ड्रॉप करके है ना मैं नीट का कोई कॉलेज ही ले लूँ। लेकिन घर की हालात ऐसे थे, घर की सिचुएशन ऐसा था, घर वाले कभी मना नहीं करे कि तुम मत पढ़ो, लेकिन घर की हालात को देख करके कोई भी इंसान, एक समझदार लड़का जो है ना, वो यही चाहेगा ना कि क्यों ना सेल्फ स्टडी ही करके मैं खुद से पढूं और माँ बाप को थोड़ा सा कम बोझ दूं। सेम हालात मेरे साथ भी हुआ। हमने क्या सोचा भाई कि है ना सेल्फ स्टडी करूँ और कुछ पढ़ाऊँ, ट्यूशन व्यूशन है ना, और नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँ। हुआ कुछ ऐसा माजरा कि पढ़ाना स्टार्ट करा और पढ़ाते पढ़ाते इतने बच्चों से प्यार हो गया कि मेरा ड्रीम, अपना रास्ता जो था कुछ और भटक करके कुछ और, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ आ गया। बच्चों के साथ पिछले 6 साल 7 साल में इतने सारे बच्चों को मैंने निकाल दिया। इतने सारे बच्चे जेई के थ्रू, बहुत सारे बच्चे बीटेक कर रहे, बहुत सारे बच्चे MBBS कॉलेज में है ना, मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। तो बस अपना कैरियर बनता तो क्या होता, अपने लिए होता, अपने माँ बाप के लिए होता। लेकिन आप इमेजिन करो पिछले 6 और साल में ना जाने कितने सारे बच्चों को अच्छा जगह पे पहुँचाया, उसके फैमिली, उसके सोसाइटी के लिए अच्छा करा। इसके बावजूद भी जब बच्चों का ताना सुनने को मिलता है ना, तो भाई चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे, चलो मायूस नहीं, इमोशन में नहीं आने का। चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे अपन। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। देखो भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अपन क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। देखो भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं कि हमने बता रखा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। हाँ, हमने बता रखा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि ये अगर मान के चलिए मैंने ऑर्बिट बनाया भैया, है ना, हमने एक ऑर्बिट बनाया भैया, ठीक, हमने एक ऑर्बिट बनाया भैया, ये आपके सामने ऑर्बिट रहा, अगर ये ऑर्बिट रहा भाई, ये ऑर्बिट रहा, अगर इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से जंप करके मान के चलिए चौथा ऑर्बिट में चला गया भैया, तो होता कुछ ऐसा है कि ये ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाता। अल्टीमेट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके आ जाता है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसके लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चौथा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आ रहा होता है तो इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि चौथा से डायरेक्टली पहला में आ जाए, हो सकता है चौथा से तीसरा में आए, चौथा से दूसरा में आए, चौथा से पहला में भी आ सकता है, कंडीशन बन सकते हैं। तो जब कभी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो बेटा एनर्जी का रिलीज होता है, इमिशन होता है ना। और जब ये एनर्जी जो है, तो वही कह रहा है द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन स्पेक्ट्रम emitted by the hydrogen atom when excited hydrogen atom return into its ground state। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के चला गया था और जब ये फिर से ग्राउंड स्टेट पे आता है तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, इमिट होता है, और उसको जब फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाया गया तो सारा स्पेक्ट्रम मिला अपने को, और वही स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं भैया, है ना, आप देख सकते हैं कि जब इनफाइनाइट से भी अगर पहला ऑर्बिट में गिराया गया तो यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग आपको पता है ना बेटा, फार्मूला हमने अभी बताया था वेवलेंथ का 1/λ=RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मैंने बताया था। सर आप इमेजिन करो कि अगर ऑर्बिट का संख्या बदलेगा, मान के चल मैंने पहली बार में 7वां से पहला गिराया तो n2 = 7, n1 = 1 हो गया। फिर 5वां से पहला गिराया तो n2 = 5, पहला बराबर। तो सर अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो जेड भी तो बढ़ रहा है, अलग अलग वेवलेंथ आ रहा है। तो अलग अलग कंडीशन से मैंने जब देखा कि इनफाइनाइट से भी पहला पे गिराया, 7वां से भी पहला पे, दूसरा से भी पहला पे, तीसरा से भी पहला पे, तो उसका जब मैंने वेवलेंथ को मेजर किया तो बेटा आप देख सकते हैं कि उसका वेवलेंथ जो है वो किसके रेंज में आ रहा था, अल्ट्रा वायलेट के रेंज में आ रहा था। इसी तरह मैंने इनफाइनाइट से गिराया, दूसरा ऑर्बिट में गिराया, छठा से गिराया, 7वां से गिराया, 8वां से गिराया, लेकिन दूसरा पे ही गिराया तो उसका जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर आ रहा था वो बेटा किस में आ रहा था, आपका विजिबल रीजन में आ रहा था।
और जो पहला जो सीरीज जो लाइन स्पेक्ट्रम बना उसका नाम हमने लाइमन दे दिया, अगले वाले का बामर दे दिया, इसी तरह पास्चन दे दिया, ब्रैकेट दे दिया, फंड दे दिया, और एक हम्फ्री करके होता है जो कि है ना छठा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है भैया। तो अगर मान के चला आपसे कोई भी सवाल पूछे कि n बराबर इन्फानाइट से अगर n बराबर चौथा में गिर रहा है तो वो कौन सा रीजन में आएगा, तो n बराबर चौथा ये हुआ, और यहाँ पे जो आ रहा है वो फार इंफ्रा रेडिएशन रीजन में गिर रहा है, और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज बन रहा था इस सीरीज का नाम क्या था, ब्रैकेट सीरीज था भैया। तो यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बना सकता है। कभी कहेगा कि n बराबर छठा से पांचवा में गिरा, तो पांचवा में जो गिरा तो वो कौन सा रीजन में आया, इंफ्रारेड में आया, और वो जो स्पेक्ट्रम रीजन आ रहा था वो फंड सीरीज में आ रहा था, है ना। तो यहाँ से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल कभी कभी आता है, आप देख लोगे, ठीक। लास्टली टॉपिक है ना ड्रॉबैक, चलो भैया अपन देख लेते हैं यहाँ पे। एंड लास्टली टॉपिक है ना ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, अपन देख लेते हैं यहाँ पे। सर इन्होंने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात करा, इसी वजह से ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सर इन्होंने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात करा, इसी वजह से जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो हाइड्रोजन लिखा मिलेगा या लिथियम 2+ मिला, लिथियम 2+ या हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिखा रहेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू था। ही डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ऑर्बिट विद इन द ऑर्बिट। इन्होंने ऑर्बिट के बारे में तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इस ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिट होते हैं जिसको SPDF अपन कहते हैं, तो उसमें के बारे में इन्होंने नहीं बता रखा था। हाँ, इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने ये mv = NH/2π जो इक्वेशन दे रखा था ना, लोगों ने इससे पूछा कि ये ओरिजिन इसका क्या है, कहाँ से आया, तो ये बेचारा साहब बता नहीं पाया था कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। बस इन्होंने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा जो ये इक्वेशन को फॉलो करेगा भैया। फिर ये इन्होंने क्या स्प्लिटिंग, जब ये स्पेक्ट्रल लाइन को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला या मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो ये टूटना स्टार्ट हो गया, स्प्लिट होना स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। इन्हें इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। कभी कभी सवाल आता है कि स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं, और जब स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन का हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में तो इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं, जीमेंस इफेक्ट और स्टार्स इफेक्ट। आपको याद रखना है, बड़ी काम का चीज़ है भैया, और सबसे अगर अपन बात करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ना। और सबसे अगर अपन बात करें भाई है ना, तो आपका ये एटम्स ख़त्म होता है, इसके बाद बच गया न्यूक्लियाई। तो आई होप कि अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं न्यूमेरिकल सेक्शन रखूं या फिर न्यूक्लियाई को कवर करूं, तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, जैसा आपको अच्छा लगेगा आपके हिसाब से मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालूंगा, है ना। और बच्चों मेरी बातों को अगर आप जो भी बच्चे हैं आप ऑनलाइन आप यूट्यूब के थ्रू देख पा रहे हो या ऑफलाइन में जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, है ना, आप मेरी बातों को, टीचर का काम है डांटना, टीचर का काम है ना, गुस्से में बहुत टीचर होते हैं, कभी कभी इतने इरिटेट हो जाते हैं बच्चे को देख करके, है ना। टीचर पढ़ाना चाह रहा, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, टीचर पढ़ाना चाह रहा, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। कि क्लासरूम के अंदर अभी का समय ऐसा आ गया, मैं बता दूं बच्चों के अंदर ना कि क्लासरूम के अंदर अगर 5 मिनट के लिए फ़ोन अगर टीचर रख लेना तो वो बच्चों के अंदर ना बेचैनी सा आने लगता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है, क्या हो रहा है। मतलब आप इमेजिन करो मोबाइल का एडिक्शन कितना हो गया एक बच्चों के लिए। क्या अगर ये सही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाँ ये सही है, अगर गलत है तो आप गलत है भैया। श्योर। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह आप अपना प्यार और मोहब्बत देते रहें। जय हिंद, जय भारत।